नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस कक्षा में आपके आसपास आपके बेहद करीब रहने वाली वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपकी बेहद करीबी वस्तु कौन सी है। हाँ बच्चों, मैं तकनीकी के यंत्र के बारे में बात कर रही हूँ, यानी मोबाइल, जिसे आप सभी सोते जागते उठते बैठते दिन रात अपने हाथों में सजाए रखते हैं। एक सेकंड के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह एक छोटा सा दिखने वाला यंत्र अपने अंदर हमारे लिए बहुत कुछ छिपाए बैठा है, जिसे हम अपने अपने हिसाब से खोजने का प्रयत्न करते हैं। आजकल इस तकनीकियों के दौर में छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी लोग व्यस्त हैं। और हाँ, बच्चों की तो बात ही मत करिए। ऐसा लगता है जैसे वे जन्म के पूर्व से ही इसकी शिक्षा प्राप्त कर आए हैं। जैसे अभिमन्यु ने तो युद्ध की रणनीतियों के तहत चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था। वह चक्रव्यूह में चला तो गया था, पर उसे तोड़ नहीं पाया था। तो हम किस खेत की मूली हैं? अतः हर एक व्यक्ति इस यंत्र नामक चक्रव्यूह में डूबते चले जा रहा है, जिसमें से निकलना तो दूर, हम अपनी नजरों को भी उस पर से हटाना नहीं चाहते। और ऐसा हो भी क्यों ना। आज यदि हम इसके साथ साथ नहीं चलेंगे तो हमारी तरक्की प्रगति के रास्ते बंद होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के व्यवहारिक हिंदी विभाग के पाठ क्रमांक 17 को पढ़ेंगे, ब्लॉग लेखन, जिसके लेखक हैं प्रवीण बद्रापुरकर जी। तो हम यहाँ पर लेखक का परिचय जान लेते हैं। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बद्रापुरकर जी का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्ग में हुआ। आपको मराठी पत्रकारिता में सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जन सामान्य की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुण आदि। आलेख परिचय। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। इनके पाठ परिचय को भी देख लेते हैं। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हों अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हों, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक ओर सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृति हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है।
तो अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। ब्लॉग लेखन क्या है, इसके तात्पर्य क्या है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, आज पूरा विश्व मनुष्य की हथेलियों पर आ गया है। पलक झपकते ही वह विश्व का भ्रमण कर सकता है। हम बात कर लेते हैं ब्लॉग लेखन अर्थात चिट्ठा लेखन की। हाँ बच्चों, हिंदी में ब्लॉग को चिट्ठा भी कहा जाता है। ब्लॉग एक ऐसी ऑनलाइन जगह है जहाँ पर अपने विचारों को लेखों और चित्रों के माध्यम से इंटरनेट पर प्रकाशित कर सकते हैं। ब्लॉग पर आप किसी भी प्रकार का लेख लिख सकते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हो भी सकता है या नहीं भी। हिंदी ब्लॉग एवं कथाकार उदय प्रकाश जी इस संबंध में कहते हैं, निजी स्वतंत्रता के आधुनिक विचार के लिए भी ब्लॉग की दुनिया में जगह है। ब्लॉग के माध्यम से कितने सार्थक काम और बहसें हो रही हैं, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन ब्लॉग लेखक को एक निजी किस्म की स्वतंत्रता देता है। इस स्पेस का इस्तेमाल लेखक अपने तरीके से निर्बंध होकर कर सकता है, अर्थात उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अपने अनुभव, जानकारी, विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम हैं। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय संगणक, मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड, टैब या सेलफोन के पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। एक बटन दबाते ही विश्व के अनंत कोश से अपनी इच्छित वस्तु की जानकारी सहजता से घर बैठे प्राप्त हो सकती है। ब्लॉग की खोज के बारे में समझ लेते हैं। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1983 से हुई। विकिपीडिया के हिस्ट्री ऑफ ब्लॉगिंग पर ब्लॉग लेखन का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है, अर्थात इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1983 से लेकर 1993 तक, 1994 से लेकर 2001 तक, 2001 से लेकर 2004 तक और 2004 से अब तक किया गया है। हिंदी में ज्ञात रूप में पहला ब्लॉग आलोक कुमार का 9211 को माना जाता है। वहीं छू कर मेरे मन को ब्लॉग पर सुनील नेहरा ने लेबनान ORG नामक ब्लॉग को लेखक अमित अग्रवाल को ब्लॉग का पिता कहा है। गिने चुने चिट्ठों से आरंभ हुआ यह ब्लॉग लेखन आज बहुत आगे बढ़ गया है। चिट्ठा जगत या ब्लॉग आज 5वें नेत्र या आधार स्तंभ के समान ही कार्य करता है। ब्लॉग के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हमारे संदेशों को सेकंडों में विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। यह निजी समाचार पत्र या मीडिया के समान है। इसके बाद 2004 से लेकर आज तक के ब्लॉग लेखन पर हम नजर डालें तो ब्लॉग लेखन एक वैश्विक मंच बनकर उभरता चला जा रहा है। आज जो अंतर्जाल को जानता है उसे पता है कि आधे से ज्यादा लोग ब्लॉग से जुड़े हैं, जो निरंतर ब्लॉग लेखन में अपना योगदान कर रहे हैं। दिन पर दिन ब्लॉग लेखन की समृद्धि बढ़ती जा रही है। ब्लॉग लेखन की शुरुआत करने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं, अर्थात यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। डोमेन एक ऐसा सर्विस है जो किसी वेब होस्टिंग से जुड़कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति को ऑनलाइन स्थापित करता है। ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। SSL सर्टिफिकेट ब्लॉगिंग के शुरुआती दिनों में इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आवश्यक हो गया।
इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें कनेक्शन और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जो 24 घंटे लाइव रह सके। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं डोमेन नेम, यह आपके ब्लॉग का नाम होगा। होस्टिंग, ब्लॉग बनाने के लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम ब्लॉग लेखन के आवश्यक गुणों को भी देख लेते हैं। ब्लॉग लेखक को समाज नीति, राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष, अंतर्जाल आदि का कम से कम सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, जैसे तटस्थता, विषय में पारंगत और सद्भाव तो होना ही चाहिए। इस संदर्भ में हिंदी ब्लॉग आलोचक और इतिहासकार रविंद्र प्रभात जी कहते हैं, हर ब्लॉगर की अपनी एक अलग पहचान है। कोई साहित्यकार है तो कोई पत्रकार, कोई समाज सेवी है तो कोई संस्कृति कर्मी, कोई कार्टूनिस्ट है तो कोई कलाकार। हर ब्लॉगर के सोचने का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग ढंग है प्रस्तुत करने का। अलग अलग नियम हैं, अलग अलग चलन, किंतु फिर भी एक सद्भाव है जो आपस में सभी को जोड़ता है। यहाँ पर लेखक भी यही कह रहे हैं कि साथ ही लेखक के पास विषय संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किस विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन से पहलू आपकी स्मृतियों में रह गया। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि विषय में आशय की गहराई होनी चाहिए। प्रवाही कथन शैली भी इसका महत्वपूर्ण मापदंड है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। ब्लॉग लेखन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है उसे भी हम देख लेते हैं। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियां न हो। आक्रामकता से बचना चाहिए। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 99 पर लिखी सावधानियों को भी हम पढ़ लेते हैं। ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना बहुत जरूरी है। इस लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो, वह समाज विघातक न हो। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। ब्लॉग लेखन का प्रसार कैसे किया जाता है, यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है।
ब्लॉग लेखन पढ़ने और सीखने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर लेखक ने उसकी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। वैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं, वेबसाइट ने भी जानकारी का खजाना हमारे सामने खोल दिया है। इंटरनेट के महाजाल की सबसे श्रेष्ठ खोजों में ब्लॉग चिट्ठा जगत की खोज ने वैयक्तिक मीडिया में क्रांतिकारी कदम रख दिया है, जहां हम अपने भावों, विचारों के साथ साहित्य से जुड़ी सामग्री को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कई कवियों, लेखकों के लिए यह आसान और कोने कोने में पहुंचने वाला मंच मिल गया है। ब्लॉग अपने आप को अभिव्यक्त करने का वह मंच है जो अपनी बात, विचार, संदेशों को बड़े सुंदर ढंग से पलक झपकते ही पाठकों तक बेरोक टोक पहुंचाता है, जो यश प्राप्ति के साथ साथ धन की भी प्राप्ति का साधन बनता जा रहा है। आजकल तो बहुत सारे लोग ब्लॉग लेखन का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर भी करते हैं। बस इसे सही तरीके से और सही दिशा निर्देश के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, इस पूरे पाठ को पढ़ाते समय मुझे अपनी एक छात्रा की याद आती रही। लगभग 10-12 साल पहले की बात है। उस छात्रा ने मुझसे कहा था कि मैम, आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हमें कॉलेज न आना पड़े, अर्थात आप लोगों की कक्षाओं को हम घर बैठे देखते रहें और समझते रहें। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। बस मैं उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखती रही। मुझसे कुछ कहते नहीं बना, परंतु आज वो बच्ची यानी छात्रा मेरे मानस पटल पर बार बार दस्तक देती रही, बार बार याद आती रही कि ये कुदरत का कैसा खेल है कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी ने जैसे हमें लाचार बना दिया है। कहाँ तो हम आजाद पंछी की तरह उड़ रहे थे, परंतु विवश होकर अपने घर नामक घोंसले में दुबके पड़े हैं और आज अपने अपने घरों से हम सभी शिक्षक गण अपनी अपनी कक्षाओं को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अपने इस ब्लॉग पाठ को देखते हैं, जिसमें लेखक ने एक शीर्षक के माध्यम से ब्लॉग लिखने की कला को सिखाया है, समझाया है। तो बच्चों, हमारे इस पाठ में लेखक ने एक ब्लॉग लेखन को लिखकर बताया है, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी, जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। लेखक ने अपनी भाषा, अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। महात्मा गांधी के संबंध में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। यह वर्ष महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी, उनके विचार और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का अध्यात्मवादी रूप, किसी को गांधी की ओर चलने का उनका संदेश भाया, तो किसी को खादी का समर्थन करने वाले, स्वयं पूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी अच्छे लगते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो किसी को उनका संगठक का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से समाज कार्य की प्रेरणा भी मिलती है, तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक भी मानते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो महात्मा गांधी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन हैं। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। व्यक्तित्व जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है।
वाला विचार पसंद करता है। संक्षेप में महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा ही नहीं सकता। महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों तथा जातियों के बच्चों बड़ों को, धनवानों निर्धनों को, नगरीय तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने से लगते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से एक ही लगते हैं तथा वे महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा गांधी के सामने बड़े से बड़े धनवान भी शीश झुकाते हैं। इसीलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी वंदनीय हैं। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी यही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय हैं। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसीलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। हरिजन पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने शोषण रहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी जी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सामने रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए यह संदेश भी दिया। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे को सहयोग भी करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि कपास की फसल लेते हुए उससे सूत काटें तथा स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। महिलाओं से भी उनका कहना था कि सूत कताई कर कपड़े बनाएं, गांव के लोगों को बेचें और अर्थ अर्जन कर अपने पैरों पर खड़े रहें। गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में भी विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना है। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने के प्रेरणा स्रोत हैं। ये जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। इस बात को बिना किसी भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। महात्मा गांधी का अहिंसा मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला सिद्ध हुआ है। आज भी संसार में कहीं हिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती हैं तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने के संदेश का स्मरण हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर गांधी जी के बारे में, उनकी महानता के बारे में जो ब्लॉग लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। लेखक कुछ और बातें यहाँ पर हमारे साथ बांट रहे हैं, उसे भी देख लेते हैं। लेखक कहते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में लगभग
25 साल तक नागपुर में रहे और वहां से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है और इसी जिले में महात्मा गांधी जी के चरण कमलों से पवित्र हुआ सेवाग्राम आश्रम है। लेखक का अनुभव है कि वहां जाकर 2-3 घंटे शांति से पढ़ने पर उन्हें आनंद मिलता है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने के लिए लेखक के पास आते थे। उन युवाओं को लेकर लेखक विविध विषयों पर चर्चा करने के लिए आश्रम जाया करते थे। सेवाग्राम की जमीन, वहां की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुआ है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को गांधी जी सुन रहे हैं। इस भावना से लेखक अभिभूत हुआ करते थे। लेखक कहते हैं कि पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहता है। लेखक का कहना है कि किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए यह कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मान पूर्वक हुआ। मैं जिन जिन देशों में गया हूँ, हर जगह महात्मा गांधी जी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ है। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर हैं, उन्हें देखने का अनुभव को लेखक ने यहाँ बताते हुए कहा है कि लोगों को जहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई, वे यातनाएं उनकी यातनाओं के स्मारक हैं। उन यातना घरों को देखते समय लेखक का अंतर्बाह्य टूट जाता है। ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय लेखक के आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। लेखक का कहना है कि मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हैं? मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। परिणामतः वह बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख मैं नतमस्तक हो गया। इसीलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। तो बच्चों, हम गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं और उन्हें नमन करते हैं। आज उनके और अन्य कई महान लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही हम खुले आसमान और मातृभूमि पर आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। मैं उन जवानों को भी याद करती हूँ जो हमारे देश की सीमा पर अपनों से दूर देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। उनकी वजह से ही आज हम अपने घरों में शांति से हैं और चैन की नींद सो पा रहे हैं। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले देश के वीर जवानों को मैं शत शत नमन करती हूँ। तो आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।